नमस्कार, नक्शे पर भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। हमने नक्शे पर भारत में हिमालय को पूरी तरह से पढ़ लिया था और खत्म कर लिया था और अब आज हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, मेरा इंस्टा का आईडी आपको पता है, अमृत उपाध्याय 007, जिस पर आप कुछ सवाल पूछते हैं। अमृत उपाध्याय 007 ही टेलीग्राम आईडी है जिस पर मैं PDF सारे प्रोग्राम्स की देता हूँ। नक्शे पर भारत हो या फिर मैप इन न्यूज़ हो या फिर एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो या न्यूज़@9 हो, ये सारे जो PDF हैं उसी अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम आईडी पर मिलते हैं। साथ ही कभी कोई सूचना देनी होती है तो वो भी मैं उस पर दे लेता हूं आपको, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। बैच के बारे में भी एक बार आपको बताना जरूरी है कि फाउंडेशन बैच हिंदी में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी ने शुरू किया है, जिसका पहला बैच ऑलरेडी चल रहा है। बैच 2 की शुरुआत 11 मार्च से है, यानी कि बैच 2 11 मार्च से है, लेकिन इसमें एडमिशन अभी आगे तक चलेगा, कुछ समय तक। शाम 6 बजे से ये बैच है और अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा। अमृत लाइव कोड यूज कीजिए तो 18,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोड यूज करेंगे तो 18,999 अप्लाई करने के बाद देख लीजिएगा एक बार। फीचर्स की जहां तक बात है, 1000+ घंटे का पूरा कोर्स है, लगभग 13 से 14 महीनों का। 330 से 350 के करीब क्लासेस हैं लाइव। उसके अलावा CSET की क्लासेस और डेली जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पर ये 2 क्लासेस भी आपको मिलती हैं आपके ऐप में। ठीक है, फीचर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, हमने नक्शे पर भारत में पहले हिमालय पढ़ा, लेकिन असल बात यह है कि इस प्रायद्वीपीय हिस्से को सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? प्रायद्वीपीय हिस्सा है। हमने हिमालय में क्या पढ़ा था? ये यूरेशियाई प्लेट था और हमने पढ़ा था कि जो भारतीय प्रायद्वीप है यानी इंडियन जो प्लेट है वो धीरे धीरे मूव करके दक्षिण गोलार्ध से आज की स्थिति में आया है। और इसमें 2 तरह का मूवमेंट था, एक तो नॉर्थवर्ड और एक एंटी क्लॉकवाइज भी, मतलब ये इस तरह से ही मूव कर रहा था और सीधा भी हो रहा था। फिर हमने पढ़ा था कि यूरेशियाई प्लेट में जब इसकी टक्कर होती है, ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से टक्कर होती है, यानी पश्चिमी छोर सबसे पहले टकराता है और धीरे धीरे समय के साथ ये सेटल होता है। इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है। ठीक, तो सबसे पुराना हिस्सा क्या हुआ? प्रायद्वीपीय हिस्सा हुआ। उसके बाद जब ये टकराया तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर ट्रांस हिमालय और हिमालय, अगर आपने नहीं देखा हो तो नक्शे पर भारत के शुरुआती एपिसोड्स देख लीजिए। पूरे हिमालय की संरचना कैसे हुई है वो सब हमने बड़े विस्तार से उसको कवर किया है और उससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह समझना है इन चीजों को। और फिर जब हमने देखा कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो गया और नदियां भारी मात्रा में डिपॉजिट लेकर आने लगी, हिमालय की तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो इन डिपॉजिट से बीच में प्लेन बना। तो अगर 3 हिस्सों में चीजों को समझें तो पहला हिस्सा जो सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे पहले बना हुआ हिस्सा है, वो दरअसल प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बना? दूसरा बना हिमालय। सिंटैक्सियल बैंड भी हमने पढ़ा था इस तरीके से, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा हिस्सा अगर देखेंगे तो प्लेन बनेगा। ठीक है, ये सब प्लेन वाला हिस्सा हो गया तीसरा। यहां भी देखिए, ये भी प्लेन का ही हिस्सा है, वेस्टर्न प्लेन्स। तो 3 हिस्सों में पूरे भारत को आपको समझना है। एक हिस्सा हम कर चुके हैं हिमालय वाला, दूसरा शुरू कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत को समझना, और फिर हम प्लेन यानी मैदान को देखेंगे कि कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है। बात स्पष्ट होगी मेरे ख्याल से। अब जब प्रायद्वीपीय हिस्से को पढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय हिस्से को भी अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, यहां पर अरावली है। ठीक, आपको पता है अरावली का लोकेशन इस तरीके से।
अब ये अरावली के बाद अब जब आप देखेंगे तो एक हिस्सा इसको अरावली के साथ इसको बना लीजिए, ये वाला, ठीक है, जो है मध्य उच्च भूमि, या जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा ये हो गया, एक हुआ। फिर दूसरा है डेक्कन, दक्कन, ठीक है। फिर एक दिख रहा है यहां ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है। तीसरा हिस्सा ये हो गया ईस्टर्न प्लेटू, यानी पूर्वी पठार का ही एक हिस्सा यहां पर है मेघालय का पठार, यानी मेघालय का पठार जो है वो ईस्टर्न प्लेटू का हिस्सा है, बाद में हम देखेंगे पूर्वी पठार का ही हिस्सा है। और बीच में एक गैप आ गया है, इस गैप को आप जानते हैं। तो ये पहले कॉन्टिन्यूएशन में था, लेकिन बाद में ये गैप आ गया और अब डिसकॉन्टिन्यूड दिखता है। तो ईस्टर्न प्लेटू जो है वो तीसरा हिस्सा हो गया, जिसमें एक मेघालय का पठार इधर हो गया, मेघालय मिकिर, और इधर ईस्टर्न प्लेटू का एक हिस्सा हो गया, तो ये तीसरा हो गया। इधर पश्चिमी घाट है, तो पांचवा कर लीजिए पश्चिमी घाट, और यहां पूर्वी घाट है, तो छठा कर लीजिए पूर्वी घाट। इसके अलावा इसके एज पर, किनारे पर आपको प्लेन भी दिखेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, जो कि काफी सकरा है, पतला है, नैरो है, ठीक। तो इसको भी बना लीजिए। और ईस्टर्न प्लेन जो ज्यादा चौड़ा है, उसकी वजह क्या है कि सारी नदियां इस तरफ ही बहती हैं, तो डिपॉजिट बहुत ज्यादा हुआ है, और ये प्लेन पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज्यादा चौड़ा है, तो इसको 8 बना लीजिए। तो प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम समझेंगे इस तरीके से और एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तब जाकर पूरा प्रायद्वीपीय भारत हमारा कवर होगा। सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि, दक्कन, ईस्टर्न प्लेटू जिसका हिस्सा है मेघालय का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और प्लेन, ठीक है। अब अगर इसके ढाल को देखें, ढाल को देखने का सबसे तरीका होता है अच्छा कि आप नदियों के बहाव को देख लीजिए, पानी किस तरफ मूव कर रहा है उधर ही ढाल है। जैसे मान लीजिए आप किसी किसी घर में जाते हैं और घर का फ्लोर आपको देखने से तो लगता है कि बिल्कुल समान है, एक तरह से है, और इसमें कहीं ऊंच नीच नहीं है, ऊंचाई कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। लेकिन कई घरों में आप देखेंगे कि ऐसा देखने के बावजूद कि फ्लोर बिल्कुल ठीक है, जब पानी गिरता है उस पर तो पानी एक तरफ जाकर इकट्ठा होते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आप खड़े हैं और पानी अगर गिर रहा है और पानी का फ्लो एक तरफ जा रहा है, कहीं जाकर कॉर्नर में पानी लग रहा है, इसका मतलब वहां ढाल क्या है, कम है, नीचे की तरफ है। ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोर बना हुआ है, तो देखने में तो आपको लग सकता है कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी ढाल जिधर होगा उधर ही पानी मूव करेगा, ठीक है। वैसे ही जब प्रायद्वीपीय भारत या फिर कहीं भी देखेंगे तो नदियां किस तरफ फ्लो कर रही हैं, इसका मतलब उस भूआकृतिक प्रदेश का जो ढाल है उसी तरफ है। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो उत्तर वाले हिस्से में नदियां हैं वो किधर जाती हैं, इस तरफ से आपने देखा होगा चंबल नदी, केन, बेतवा, सिंध, सोन, ये सब किस तरफ जाती हैं, किसकी सहायक नदियां हैं। इनका फ्लो गंगा की तरफ होता है, यमुना की तरफ होता है, ठीक है, यानी कि मैदान की तरफ होता है। इसका मतलब जो उत्तरी हिस्सा है इसका, ये उत्तर की तरफ ही इसका ढाल है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है, यानी ये सारी नदियां कहां जाएंगी, गंगा और यमुना में जाकर मिलेंगी, ठीक। फिर इस वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा वो दिखेगा ईस्ट की तरफ जाता हुआ। सारी नदियां निकलकर कहां जाती हैं, पूर्व की तरफ या फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो अधिकतर ढाल है
इस हिस्से का वो किधर है? पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ और पूर्व की तरफ। इसलिए नदियों का फ्लो क्या होता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ज्यादातर नदियां जाकर गिरती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा है जिसका फ्लो पूरा बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में सारी नदियां जाकर ऑलमोस्ट गिरती हैं, कुछ एक नदियों को छोड़ दिया जाए। जो वेस्ट में जो बहुत नैरो पार्ट है, यहां से कुछ नदियां जाती हैं इस तरफ अरेबियन सी में। अब जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है। अब नर्मदा और तापी जैसी नदियां क्यों आती हैं? क्योंकि यहां रिफ्ट वैली बना हुआ है। नर्मदा अपने रिफ्ट वैली में इस तरफ जाकर अरेबियन सी में गिरती है और रिफ्ट वैली का ढाल किधर होगा? अरेबियन सी की तरफ। इसी तरीके से तापी है तो उसका भी ढाल अरेबियन सी की तरफ है, लेकिन ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां हैं। तो जब प्रायद्वीपीय भारत भी बना था तो ऐसा नहीं हुआ था कि प्रायद्वीपीय भारत ऐसे बन गया होगा कि भाई ठीक है ये एक हिस्सा बन गया, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जब पृथ्वी की संरचना हुई थी, क्रस्ट बना था, तो क्रस्ट बनने के बाद अलग अलग क्रेटॉन्स जब आपस में मिक्स हुए इन द सेंस जब उनमें टकराहट हुई, तो कई सारे हिस्से आपस में समा गए। ठीक है, तो किटकैट आपने देखा है ना, किटकैट अगर आपने खाया होगा, बीच में एक आपको हिस्सा मिलेगा जहां से आप उसको तोड़ देते हैं। उसी तरीके का फॉल्ट बन गया, जो कमजोर हिस्सा होगा वहां से चटक जाएगा, वहां से एक फॉल्ट बन जाएगा। और ऐसे ही फॉल्ट बने हुए हैं नर्मदा के, तापी के, ये सब रिवर, जो इन रिवर्स की वैली है ये रिफ्ट वैली है ना। तो इसी तरीके के फॉल्ट बने हुए हैं, चटके हुए हैं, तो इसीलिए ये नदियां जाकर गिरती हैं अरब सागर में। इसी तरह इधर आप देखेंगे महानदी, गोदावरी, ये सब अपने अपने वैली में बह रही हैं। ठीक, और पश्चिम में कुछ जो नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं अरब सागर में, क्योंकि पश्चिम में थोड़ा स्लोप पश्चिम की तरफ, नैरो एरिया है लेकिन स्लोप है पश्चिम की तरफ, तो उतना सेडिमेंट्स ले जाने का उनको मौका नहीं मिलता। और दूसरा पश्चिम में बहुत स्टीप है, बाद में हम देखेंगे, तो फिर वो इतना बड़ा कोस्टल प्लेन यहाँ पर नहीं मिलता। जबकि सारी नदियां यहाँ डिपॉजिट कर रही हैं, तो इसका कोस्टल प्लेन जो है ईस्ट में, पूर्व में, वो ज्यादा चौड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है, तो आज हमें समझना है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या चीजें हैं। अब अगर थोड़ा सा हम देखें, बॉर्डर वाइज आपने समझ ही लिया है हालांकि, लेकिन अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो अरावली इसकी उत्तर पश्चिम में सीमा बनाती है। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल है बेसिकली ये, तो ट्रायंगल होने की वजह से इसका जो बेस दिखता है वो बुंदेलखंड और कैमूर हिल्स बेस बनाते हैं। बुंदेलखंड पठार हो गया, कैमूर हो गया जो कि विंध्यन का पार्ट है, अभी हम देखेंगे ये सब चीजें। तो ये एक आधार यहां तैयार कर देता है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी इसकी सीमा बना देते हैं। और शीर्ष पर क्या है? कन्याकुमारी, हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। तो इस तरह की पूरी संरचना जो है वो बनी हुई है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, तो पूरा एरिया जो है ये सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है भारत का, और सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, इसलिए 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया विस्तृत है। त्रिभुज की आकृति में है, मैंने जैसा कहा त्रिभुज की आकृति में है, तो भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश होने के बाद इसका आधार अगर देखेंगे तो दिल्ली से लेकर राजमहल हिल्स तक इसका आधार दिखेगा। ठीक है, उत्तर में देखेंगे तो बुंदेलखंड और कैमूर हिल्स दिखेंगे, दक्षिण में हिंद महासागर दिखेगा, शीर्ष कन्याकुमारी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी इसकी सीमा बनाती है, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो राजमहल हिल्स मिलेगा। ठीक, पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। अब जो हमने समझा था उस मैप पर, उसके अकॉर्डिंग यहां पर उपभूआकृतिक प्रदेश और उच्चावच का विभाजन दिया गया है।
उत्तरी मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय मिकिर पठार, उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिण दक्कन का पठार, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। मतलब क्या हुआ कि जो हमने अभी ब्रॉड डिवीजन किया था उसको और थोड़ा माइन्यूट डिवीजन करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड को भी दो हिस्सों में बांट लीजिए। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड यानी उत्तरी मध्य उच्च भूमि और साउथ सेंट्रल हाईलैंड मतलब दक्षिणी मध्य उच्च भूमि। इसी तरीके से दक्कन को दो हिस्सों में बांट लीजिए। ठीक है, दक्कन को दो हिस्सों में बांटेंगे तो नॉर्थ दक्कन और साउथ दक्कन। ठीक, 4 हो गए। ईस्टर्न प्लेटू और इसी का हिस्सा है मेघालय का पठार, तो इसको भी एक हिस्सा बना लीजिए 6। और वेस्टर्न घाट 7, ईस्टर्न घाट 8। तो और थोड़ा माइन्यूट लेवल पर आपने इसको बाइफरकेट कर दिया। आज हमें क्या पढ़ना है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो यही बाइफरकेशन यहां दिया हुआ है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड। उत्तरी दक्कन का पठार, इसको 1 2, उत्तरी दक्कन का पठार 3, दक्षिण दक्कन का पठार 4, पूर्वी पठार 5, मेघालय पठार 6, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 7 और 8। यही वाला बाइफरकेशन आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, अरावली। अरावली से शुरू करते हैं। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। यही है अरावली, तो गुजरात से लेकर और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है अरावली का। देखिए अरावली बहुत पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक तो आपको कीवर्ड याद रखना है कि अरावली क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जैसे हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, वैसे ही अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। अब जब एक समय अरावली की जो ऊंचाई होगी वो बहुत ऊंची होगी, अभी अरावली उतनी ऊंची नहीं है। इसकी वजह क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन होने की वजह से 2 बिलियन साल के भी पहले से 2.1 बिलियन साल पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा तब ये काफी ऊंची होगी। लेकिन धीरे 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 समय के साथ इसमें कटाव हुआ होगा। ठीक है, धीरे धीरे कटते 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 जो इरोजन डेनुडेशन आप पढ़ते हैं उन सब एजेंट्स के कटाव से, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इन सब के बाद धीरे धीरे इसकी संरचना किस तरीके से हो गई होगी, ऐसे हो गई होगी, मतलब ऊंचाई कम हो गई होगी। हकीकत यह है कि उस समय जितना पुराना ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, उस समय के कई माउंटेन्स तो अब खत्म हो चुके हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अरावली एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह क्या है, अरावली एग्जिस्ट इसलिए करता है कि एक इसका निर्माण हुआ है 2 फेज में। पहला फेज तो आपको पता है 2.1 बिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ ये। ठीक है, और फिर 700 मिलियन साल पहले इसमें फिर से निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं दिल्ली ओरोजेनी। इसलिए इसका एग्जिस्टेंस अभी तक बना हुआ है और इसकी चोटियां अभी भी कम ऊंचाई की हैं, लेकिन हैं। ठीक, अब जब ओल्ड फोल्ड माउंटेन होगा तो कई जगह पर आप देखेंगे, जैसे आप गुड़गांव आइएगा, हरियाणा में घूम रहे हैं अगर, तो ये सब ऊंचा आपको दिखेगा नहीं कि पहाड़ है, लेकिन कई जगहों पर आप घूम रहे हैं, आपको महसूस होगा कि हाँ ऊंचाई कुछ तो है। ठीक है, तो ये धीरे 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 कटते 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 अब कुछ बचे खुचे हिस्से आपको दिखेंगे। वो बचे खुचे हिस्से जब दिखते हैं आप उसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत है, रेलिक माउंटेन का भी उदाहरण है। तो अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और अरावली अवशिष्ट पर्वत भी है, अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, क्योंकि इतना पुराना पहाड़ धीरे धीरे कट छट के एक तो प्लेन हो गया है, ऑलमोस्ट प्लेन हो गया है एक हिस्से में,
और दूसरा कट छट के अब जो बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए उसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, रेलिक्ट माउंटेन भी कहते हैं। कभी अगर सवाल आ जाए तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब अरावली देख लेते हैं। अरावली की पोजीशन ये रही, ठीक है। अब अरावली के साथ क्या होता है, दरअसल अरावली एक सीमा की तरह है। अब यहां से आपको पता है जो मानसूनी पवनें इन करती हैं, तो मानसूनी पवनें दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक ब्रांच जो अरब सागर वाली ब्रांच है और एक बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच जब एंटर करती है इधर से, तो यहां आते आते तक, अरावली तक आते आते तक इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर अरावली के पश्चिम और पूर्व की तुलना करेंगे तो अरावली के पश्चिम में तो मानसूनी पवनें जो अरब सागर वाले ब्रांच की हैं वो एंटर करके पैरेलल निकल जाती हैं, ठीक है, बारिश नहीं कराती, क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरीके से है कि यहां से पवनें समानांतर निकल जाती हैं, जो ह्यूमिडिटी लेकर आती हैं वो पवनें समानांतर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच आ रही है वो पहले से बारिश कराते हुए आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, यहां जब आती है तो वो अरावली से टकराती है और अरावली से टकराकर बारिश पूर्वी क्षेत्र में ही कराती है, पश्चिमी क्षेत्र में रेन शैडो एरिया बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पूर्वी क्षेत्र है ये ज्यादा हरा भरा है, ठीक है, यहां पर वन ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हरा भरा है और वन ज्यादा मिलेंगे इसलिए यहां बसावट ज्यादा मिलेगी, ठीक है। डेवलपमेंट का कार्य इधर ज्यादा मिलेगा क्योंकि बसावट ज्यादा है, तो विकास भी ज्यादा है। इसके अलावा पॉलिटिकल भागीदारी कहां मिलेगी, जहां ज्यादा लोग बसेंगे, तो यहां पर पॉलिटिकल भागीदारी भी, राजनीतिक भागीदारी भी मिलेगी। और राजनीतिक भागीदारी का मिलने का मतलब ही है कि वहीं पर उस एरिया में ही विकास होगा, क्योंकि उस एरिया को लेकर ज्यादा उन्मुख रहेंगे राजनीतिक। अब इसके जो पश्चिमी एरिया को आप देखेंगे तो ये पूरा डेजर्ट एरिया आपको दिखेगा, जैसे थार डेजर्ट, ठीक है। पश्चिम की तरफ इसके डेजर्ट पूरा होगा, क्योंकि अरावली एक रुकावट हो गई और अरावली के रुकावट की वजह से और समानांतर यहां से पश्चिम में समानांतर हवाएं निकल गई हैं और पूर्व में आकर टकरा गई हैं, तो रेन शेडो एरिया बन गया है। इसकी वजह से मरुस्थल किधर होंगे, अरावली के पश्चिम में होंगे। अरावली का जो पूर्व वाला है वो फॉरेस्टेड है ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात है, अरावली का जो शेप है वो साउथ में चौड़ा है और नॉर्थ आते आते तक इसका शेप नैरो हो जाता है। और ये कहां से है, कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर, गुजरात के पालनपुर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक। दिल्ली में अगर आप कभी जाएंगे करोल बाग एरिया में, मुखर्जी नगर की तरफ भी कभी जाएंगे, दिल्ली अगर भ्रमण करेंगे तो बहुत सारे रिज बने हुए हैं। वो रिज बेसिकली अरावली के ही रिज हैं। जो नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको रिज इस तरीके से बने हुए हैं। उन रिज पर आप घूमने भी जा सकते हैं, लोग टहलने जाते हैं और बहुत आनंद आता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अरावली के बारे में, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है, जो हमने देखा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहां पर है, ये रहा दक्षिण में। तो अरावली के दक्षिणी हिस्से में है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जो जनरल एलिवेशन है, सामान्य जो उच्चावच है, वो इतना है नहीं, ठीक है। एवरेज अगर देखिएगा तो 600 मीटर के आसपास का एवरेज ऊंचाई मिलेगा, लेकिन दक्षिण में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है इसकी अरावली की, ठीक। यहीं पर आबू हिल्स है, ये आबू हिल्स है और ये अरावली है। इन दोनों के बीच में गोरान घाट दर्रा है,
गोरान घाट दर्रा। ठीक है, तो गोरान घाट दर्रा गुरु शिखर को आबू पर्वत से अलग करता है और अरावली को विंध्यन से अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहां पर विंध्यन है और ये अरावली है, तो इसको अलग करती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया था। ओल्ड फोल्ड माउंटेन आपको पता है, ठीक है, और जो अवशिष्ट पर्वत है ये आपको पता है। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि अरावली अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जानना जरूरी है। एक मेंस का अभ्यास प्रश्न है कि आप इस बात से किस सीमा तक सहमत हैं कि अरावली श्रेणी पश्चिमोत्तर में न केवल प्राकृतिक बल्कि विकास विभाजक भी है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्राकृतिक विभाजक तो है ही, आपको पता है, हमने देख लिया है। विकास विभाजक कैसे होगा ये भी आप देख चुके हैं, क्योंकि जहां पर बारिश ज्यादा होगी, जहां पर वन ज्यादा होंगे, जहां पर बसावट ज्यादा होगी, जहां विकास की गुंजाइश वहीं पर ज्यादा होगी। मरुस्थल में ज्यादा विकास होगा या फिर तो पूर्वी हिस्से में फॉरेस्टेशन ज्यादा है, इसलिए पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश हो रही है, फॉरेस्टेशन ज्यादा है। अब एक बात बताइए, जब फॉरेस्टेशन ज्यादा है तो बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगी ज्यादा? पूर्वी हिस्से में। और जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी वहीं संरक्षण की गुंजाइश बनेगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अरावली इसके पश्चिमी हिस्से में और इसके पूर्वी हिस्से के विकास के बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है, तो विकास विभाजक भी है ये। ठीक है, तो मेंस का ये एक प्रश्न है। दूसरा, पूर्वी राजस्थान में उसके पश्चिम भाग की तुलना में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में व्यापक अंतर है, इसका प्रमुख कारण क्या है? राज्य सरकार केवल पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिमी भाग में निर्वनीकरण पूर्व के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ है। अरावली श्रेणी एक जलवायु विभाजक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि राज्य सरकार केवल पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा नहीं। ठीक है, पश्चिमी भाग में निर्वनीकरण पूर्व के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ है, ये भी नहीं। क्या इसका सही उत्तर है कि अरावली श्रेणी एक जलवायु विभाजक है? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। अब आइए मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार जो है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा दक्कन कैसे बना हुआ है। महाराष्ट्र प्लेटू आप जानते हैं, अभी हम देख रहे थे दक्कन में ही एक हिस्सा जो नॉर्थ दक्कन है वो महाराष्ट्र प्लेटू है, फिर साउथ दक्कन जो है वो कर्नाटका प्लेटू है। 65 मिलियन साल पहले ये मान लीजिए एक हॉटस्पॉट था। इस हॉटस्पॉट के जरिए, ठीक है, यहां लावा का उद्भेदन हुआ। ठीक है, और ज्वालामुखी जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि एक तो केंद्रीय उद्भेदन होता है जिसमें विस्फोट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और एक दरारी उद्भेदन होता है, दरार बन जाते हैं और उससे लावा निकलते रहता है। तो दरारी उद्भेदन के जरिए रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म कहते हैं इसको। 65 मिलियन साल पहले एक घटना हुई थी, रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म के जरिए दक्कन में दरारी उद्भेदन हुआ। ठीक है, और ये दरारी उद्भेदन जब हुआ तो ये लावा इस तरह से फैला। केंद्रीय उद्भेदन होगा तो बहुत विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, है ना, और उसमें फिर माउंटेन्स बनेंगे। लेकिन दरारी उद्भेदन जब हो रहा है ये बहुत हॉट, बहुत गर्म लावा जो है और बहुत तरल लावा जो है वो दूर तक फैलता रहेगा। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का
उत्तर पश्चिमी हिस्सा, वहां रीयूनियन हॉटस्पॉट्स लोकेट हुए हैं, वहां लोकेटेड थे। और ये धीरे 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 जब प्लेट मूव कर रहा था, तो जब दरारी उद्भेदन हुआ, ये नॉर्थ की तरफ, इस तरफ नॉर्थ है, तो महाराष्ट्र प्लेटू से इनका विस्तार नॉर्थ की तरफ हुआ है। ठीक, जब नॉर्थ की तरफ ये विस्तार हुआ है महाराष्ट्र प्लेटू से, तो लावा इस तरह से फैला है, स्प्रेड हुआ है। ठीक है, और यही लावा फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी स्प्रेड हुआ है। इधर भी आपको एक पेनिनसुला जो दिख रहा है, इसमें भी बेसाल्टिक लावा मिलता है। तो इसलिए ये जो मालवा का पठार वाला एरिया है, यहां पर बेसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट कौन सा है? इसका कंटेंट वही है जो महाराष्ट्र प्लेटू वाला कंटेंट है। मतलब दरारी उद्भेदन के जरिए जो लावा निकला है और लावा नॉर्थ की तरफ जो विस्तार हुआ है, वही लावा बेसाल्टिक जो प्रकृति का है, चट्टानें हैं यहां पर, वो यहां मिलती हैं। इसीलिए बेसाल्टिक लावा के ही फैलाव की वजह से यहां पर कपास की खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, उपजाऊ फसल हो जाएगा यहां पर। ठीक, और क्योंकि इस मालवा प्लेटू के आसपास अब ये अरावली रेंज है, इधर अरावली रेंज है, इधर विंध्यन रेंज है। इसको मिटा दीजिए। देखिए, ये है मालवा प्लेटू, इस तरफ आप देख रहे हैं अरावली का रेंज, इस तरफ विंध्यन का रेंज, इधर बुंदेलखंड का पठार। इन सब के बीच में एक मालवा प्लेटू है जिसमें डिफरेंट टाइप के चट्टान मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप कारण जान चुके हैं, क्योंकि ये दरारी उद्भेदन से जो लावा नॉर्थ की तरफ आया है, वही हिस्सा से मालवा का पठार बना हुआ है। अब विंध्यन की चट्टानें, अरावली की चट्टानें, बुंदेलखंड पठार की चट्टानें, ये बहुत हार्ड रॉक्स हैं। लेकिन मालवा के जो चट्टान है वो बेसाल्टिक होने की वजह से यहां पर जो रॉक्स मिलते हैं वो अपेक्षाकृत कम हार्ड हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत मुलायम है। इसकी वजह से यहां पर बसावट आपको ज्यादा मिलेगी मालवा में। ठीक है, हार्ड टेरेन्स हैं आसपास सारे, और यहां पर उसकी अपेक्षा कम हार्ड टेरेन है, तो फिर यहां पर आपको विकास भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बसावट लोगों की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहां बसना ज्यादा आसान है, फसल अच्छी मिल जाएगी यहां पर, कृषि कार्य अच्छा मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, साथ ही जब ये पूरा नॉर्थ से बेसाल्टिक लावा स्प्रेड हुआ है, तो जो विंध्यन का भी पश्चिमी इलाका है या सतपुड़ा का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर भी आपको बेसाल्टिक चट्टानें मिलेंगी, जबकि पूर्वी हिस्से में इन जगहों के, इन रेंजेस के बेसाल्टिक चट्टानें नहीं मिलती हैं। वहां पर आपको आग्नेय और उसके रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी, ग्रेनाइट और नीस मिलेगा, लेकिन और इसमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं, लेकिन यहां जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें बेसाल्टिक चट्टानें भी मिलती हैं। ठीक है, तो मालवा प्लेटू इस तरीके से बना हुआ है, और एक ये सैंडविच की तरह है, मतलब अरावली, विंध्यन, बुंदेलखंड, इन सब के बीच में एक सैंडविच की तरह किया हुआ है मालवा प्लेटू। ठीक है, तो मालवा प्लेटू के बारे में क्या जानना है? इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, देख चुके हैं आप, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है, और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। मैंने कहा ना कि सैंडविच की तरह है, ये सैंडविच हो गया है। तो उत्तर पश्चिम में अरावली हो गया, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी हो गई, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार हो गया, और बीच में मालवा का पठार हो गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र इसमें आएंगे, मालवा वाले में। कुछ भाग इसका दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी पड़ता है। अपवाह क्षेत्र में अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, माही, तापी, नर्मदा, ये सब शामिल है। हालांकि तापी और नर्मदा आपको पता है कि रिफ्ट वैली में बहती हैं। ठीक है, तो मालवा के पठार जैसे चंबल होकर बहती है। ठीक, तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियों के बेसिन में शामिल मुख्य नदियां हैं, जो चंबल है, सिंध है, ये सब मालवा के पठार में मिलेंगी। ये बंगाल की खाड़ी में जो बहने वाली नदियां हैं,
उनके बेसिन में शामिल हैं ये नदियां, तो ये सब मालवा के पठार में मिल जाएंगी आपको। काली मिट्टी यहाँ मिलेगी, क्यों? क्योंकि बेसाल्टिक लावा है तो काली मिट्टी मिलती है। सोयाबीन की खेती यहाँ खूब होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश सोयाबीन के खेती में काफी अग्रणी है। ठीक है, जाना पाव, सिगार, ये सब पहाड़ियां, चोटियां जो हैं वो वहां मिलती हैं। आपको पता है चंबल नदी कहां से निकलती है, बताइएगा कमेंट में। ठीक, तो मालवा के पठार के बारे में आपको ये सब जानना था। अब अगर हम देखें कि मालवा प्लेटू जो है इसका ढाल इसकी किस तरफ है, तो आपको पता है चंबल और उसकी जितनी सहायक नदियां हैं ये सब किस तरफ बहती हैं, ये भी नॉर्थ की तरफ बहती हैं, उत्तर पूर्व या उत्तर की तरफ बहती हैं। इसका मतलब मालवा प्लेटू दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल में है। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है बुंदेलखंड का पठार, जो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। बुंदेलखंड का पठार देखेंगे तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिले बुंदेलखंड में आते हैं, और बुंदेलखंड बहुत ही हार्ड टेरेन है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर विकास का कार्य करना। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है ये। उत्तर में यमुना, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में भांडेर और बघेलखंड का पठार मिलता है। देखिए बुंदेलखंड हो गया। अब बुंदेलखंड के उत्तर में अगर बात करें तो यमुना नदी मिल जाएगी, पश्चिम में चंबल नदी मिल जाएगी, ये चंबल नदी। ठीक है, दक्षिण में इसके विंध्यन है, और इस तरफ देखेंगे तो बघेलखंड का पठार मिल जाएगा। इसमें दिख रहा है ये मालवा प्लेटू हो गया और ये बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड के इधर देखेंगे यमुना नदी, इधर चंबल नदी, मतलब उत्तर में अगर देखें तो यमुना, पश्चिम में देखेंगे तो चंबल। ठीक है, फिर विंध्यन रेंज, बांधेर प्लेटू, बघेलखंड, इस तरीके से बुंदेलखंड घिरा हुआ है। और किस चट्टान से बना हुआ है? ये भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्कियन दौर में ये बना हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। अब यहां इस मैप में देखिए, ये है बुंदेलखंड का पठार, इधर रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार हो गया, इधर अरावली पर्वत हो गई। ठीक है, ये विंध्यन पर्वतमाला श्रेणी हो गई। तो इसको आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाना है कि पूरे लोकेशन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और इधर मध्य भारत का पठार है। ठीक, तो बुंदेलखंड नीस चट्टान और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। उत्तर में हमने समझ लिया यमुना, उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण में विंध्यन, पूर्व में पहले भांडेर का पठार पड़ेगा और बघेलखंड का पठार पड़ेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। बेतवा, केन, धसान इत्यादि नदियां बुंदेलखंड पठार से होकर बहती हैं। ठीक है, इस लोकेशन, इस तस्वीर के जरिए भी आप लोकेशन को थोड़ा समझ सकते हैं कि मालवा प्लेटू, इधर अरावली, ठीक, बुंदेलखंड, यहां विंध्यन आर्क में, और यहां मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, ये बघेलखंड प्लेटू हो गया। ये मोटे तौर पर दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है, तो इस तरह से भी आप अपने दिमाग में चीजें बना सकते हैं। चलिए, फिर है बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश में आपने जो रीवा और सतना को, जो लोग मध्य प्रदेश से हैं जानते ही हैं, बाकी लोग भी जानते होंगे, सतना और रीवा जैसे जिले जो हैं वो बघेलखंड का हिस्सा हैं। इसके पश्चिम में विंध्यन पर्वतमाला की कैमूर रेंज में मौजूद है। यहाँ की चट्टानों में ज्यादातर सैंडस्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक चट्टानें मिलती हैं यहाँ। रीवा पन्ना का पठार इसके पश्चिम में है। तो बघेलखंड का पठार जो है वो इसके पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार हो गया। ठीक है, और इसमें कैसी चट्टानें मिलती हैं? सैंडस्टोन मिलेगा इसमें। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप
ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विंध्यन पर्वतमाला की जो कैमूर रेंज है, यहाँ कैमूर हिल्स है, ये इसके पश्चिम में है, बघेलखंड के पश्चिम में क्या है, कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स दरअसल विंध्यन का ही एक्सटेंशन है, विंध्यन रेंज के ही विस्तार के तौर पर कैमूर रेंज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये विंध्यन रेंज हो गया और इसी का विस्तार है कैमूर हिल्स, ठीक है। अब विंध्यन रेंज का विस्तार पश्चिम में पूर्वी गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक है। विंध्यन रेंज में पहाड़ियों, पठारों और एस्कारपमेंट्स को भी एक साथ देखा जा सकता है। एस्कारपमेंट्स क्या होता है? एस्कारपमेंट्स होता है कि एक तरफ से जो ढाल है बहुत तीव्र है और एक तरफ ढाल मध्यम है, ठीक है। तो एक तरफ तीव्र ढाल है, स्टीप है, दूसरी तरफ जेंटल स्लोप है। इस तरह की संरचना को हम एस्कारपमेंट कहते हैं। और आपको पता है कि विंध्यन रेंज जो है और सतपुड़ा, इसके बीच में नदियां बहती हैं। यहां नर्मदा नदी बहती है और यहां तापी नदी बहती है। तो जो फॉल्ट बना है उसकी वजह से नर्मदा, ये जो एरिया है, इसकी वजह से ये इधर तीव्र दिखाई पड़ता है, एस्कारपमेंट्स जैसा दिखाई पड़ता है। और इधर मतलब साउथ में, दक्षिण में ये विंध्यन रेंज तीव्र ढाल वाला है और उत्तर में मध्यम ढाल वाला है, ठीक है। तो एस्कारपमेंट्स भी इसमें दिखते हैं, एस्कारपमेंट्स आपको समझना है। पठार की तरफ ढाल तीव्र है या फिर भू आकृति जो अलग अलग ऊंचाई वाली भूमि को अलग करती है, उसको एस्कारपमेंट्स कहते हैं। पश्चिम से पूर्व में नर्मदा घाटी के समानांतर ये फैली हुई है और अधिकांश क्षेत्र में यहाँ अवसादी चट्टानें मिलेंगी और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण भी हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मार्बल आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक। जानते हैं ना, मार्बल बहुत ज्यादा उसी एरिया में मिलता है। जबलपुर अगर आप घूमने जाएंगे तो वहां मार्बल की पहाड़ दिखाने के लिए लोग ले जाते हैं, ठीक। पूर्व में इसके भांडेर पठार और कैमूर रेंज का विस्तार है। नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में है। तो ये विंध्यन रेंज हो गया, आर्क शेप में विंध्यन रेंज बना हुआ है। इसी का एक हिस्सा कैमूर हिल्स है, ठीक है। और विस्तार कहां से लेकर है? गुजरात से लेकर कैमूर हिल्स हो गया तो बिहार तक हो गया, सासाराम तक इसका विस्तार है। और विंध्यन रेंज में अवसादी चट्टानें खूब मिलती हैं और मैंने जैसा बताया इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ कुछ बेसाल्टिक चट्टानें भी आपको मिलती हैं, जबकि पूर्वी हिस्से में पूरा नहीं मिलती हैं। तो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में यहाँ सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा और इसके बीच में, विंध्यन के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा इस तरीके से बहती है, ठीक। तो नर्मदा की वैली के एकदम समानांतर आपको दिखेगा विंध्यन रेंज का विस्तार। और मार्बल हो गया, जो लाल किला में लगा हुआ है सैंडस्टोन, यहीं का है। तो विंध्यन रेंज की ये सब खासियत है, ठीक। अब है सतपुड़ा रेंज। विंध्यन के दक्षिण में इसका विस्तार है और विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी की घाटी है। सतपुड़ा के उत्तर में देखेंगे तो फिर ये विंध्यन है और ये सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा की घाटी है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की घाटी है, ठीक है। ये विंध्यन हो गया और ये सतपुड़ा। हिंदी में आप पढ़ते हैं सतपुड़ा के घने जंगल, एक कविता भी है। अधिकांश वैज्ञानिक जो बताते हैं सतपुड़ा रेंज को ब्लॉक माउंटेन्स बताते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बहुत ऐसे सामान्य तौर पर समझें तो ये विंध्यन हो गया और विंध्यन में हमने क्या देखा? एस्कारपमेंट दिखता है, मतलब
इस तरीके से, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा ज्यादा तीव्र ढाल वाला है, स्टीप दिखेगा, और उत्तरी हिस्सा कम तीव्र है, जेंटल स्लोप वाला है। उसके बाद इस घाटी में नर्मदा बहती है, और ये सतपुड़ा है, यहां तापी बहती है, और ये एक ब्लॉक माउंटेन की तरह है। तो ब्लॉक माउंटेन का अगर एग्जाम्पल कभी आए तो सतपुड़ा उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उत्तर में ये नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी घाटी को अलग करती है। तो नर्मदा नदी की घाटी को उत्तर में और दक्षिण में तापी घाटी के बीच में है, अलग करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, अब जब आप देखेंगे सतपुड़ा रेंज को, तो सतपुड़ा रेंज का ही एक्सटेंशन राजपीपला हिल्स मिलता है आपको इस जगह पर। और ये राजपीपला हिल्स पड़ता है कहां? गुजरात। तो राजपीपला हिल्स से लेकर और इधर आपको दिख रहा है एक मैकाल रेंज, ये मैकाल रेंज भी इसी का हिस्सा है, सतपुड़ा का ही। तो इसलिए, और इधर अगर क्रम बैठाएंगे तो राजपीपला हिल्स हो गया, ग्वालीगढ़ हिल्स हो गया, महादेव हिल्स हो गया, और मैकाल रेंज, ये सब सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। तो अगर क्रम बैठाएंगे तो राजपीपला हिल्स, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल रेंज, यही क्रम बनेगा। या फिर आप अगर बनाएंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ तो मैकाल रेंज, फिर महादेव हिल्स, फिर ग्वालीगढ़ और फिर राजपीपला हिल्स, ये क्रम बनता है। ठीक है, तो यही ये लिखा हुआ है, राजपीपला हिल्स, फिर ग्वालीगढ़ श्रेणी, फिर महादेव हिल्स और फिर मैकाल रेंज। इस क्रम में सतपुड़ा के रेंजेस हैं। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव हिल्स में है, धूपगढ़। ठीक है, महादेव या फिर पंचमढ़ी हिल्स, पंचमढ़ी गए हैं ना आप, तो महादेव या पंचमढ़ी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यहां पर अगर धूपगढ़ है, ये सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ऑब्वियसली महादेव या पंचमढ़ी हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अमरकंटक सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो दो चोटी हमने देख लिया, कौन कौन सा? पहला हमने देखा जो पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, और मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब सतपुड़ा रेंज का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। हालांकि महादेव हिल्स में सबसे ऊंची चोटी मिलती है, लेकिन ऊंचाई इसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होते जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें किस तरह की चट्टानें मिलेंगी? इसमें भी ग्रेनाइट और नीस तरह की चट्टानें मिलेंगी। ठीक, तो अब इस पूरे मैप को आपको ठीक से अगर आप समझ चुके हैं, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में हमने पढ़ लिया अरावली रेंज, मालवा प्लेटू, विंध्यन रेंज जिसका पार्ट है कैमूर हिल्स, ठीक, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा रेंज, इसी का एक हिस्सा है मैकाल रेंज, राजपीपला हिल्स से लेकर ग्वालीगढ़, उसके बाद महादेव या पंचमढ़ी हिल्स, धूपगढ़ है यहीं पर सबसे ऊंची चोटी इसकी, और मैकाल रेंज। तो ये आपका हो गया पूरा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब अगले सेशन में हम लोग दक्कन पढ़ेंगे, और ये वाला मैप भी मैंने दे दिया है, इसमें आप ठीक से देख सकते हैं। ये अरावली पर्वत, बीच में मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक, इधर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार,
इसके पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार भी आता है। इधर बुंदेलखंड के पश्चिम में मध्य भारत का पठार है। ठीक है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा की वैली है, नर्मदा सोन की घाटी है, और सतपुड़ा के दक्षिण में फिर तापी की घाटी है। इसमें लिखा हुआ है राजपीपला हिल्स, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल श्रेणी। तो ये पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड का नक्शा हो गया, और सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या चीजें हैं आप समझ गए। ठीक है, अरावली में किस तरह की चट्टानें मिलेंगी? ग्रेनाइट और नीस। विंध्य में अवसादी चट्टानें ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, सतपुड़ा में भी ग्रेनाइट और नीस मिलेगा। पश्चिमी हिस्से में कुछ बेसाल्टिक चट्टानें भी मिलती हैं। मालवा के पठार में क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें मिलेंगी, लावा के उद्भेदन से हुआ है, दरारी उद्भेदन से, जो कि महाराष्ट्र प्लेटू से ही दरारी उद्भेदन जो हुआ था, वो सब जिस प्रक्रिया से महाराष्ट्र प्लेटू बना है उसी प्रक्रिया से मालवा का पठार भी बना है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी मिलती है। तो यहाँ सोयाबीन की खेती काफ़ी अच्छी होती है, कृषि के लिए काफ़ी अच्छा है, बसावट ज़्यादा है। अरावली में आपने समझ लिया कि भाई ये एक जलवायु विभाजक की तरह भी काम करती है, विकास विभाजक की तरह भी काम करती है। ये सारी बातें आपको समझनी थी। तो आपका एक हिस्सा जो है वो सेंट्रल हाईलैंड वाला ये पूरा हो गया। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए, नमस्कार।